और बात सबसे पहले करते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान की बात सबसे पहले इसलिए क्योंकि 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के 18वीं विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में करीब 50 घंटे अभी बाकी बचे हैं, लेकिन अभी भी बंगाल में ममता बनाम बीजेपी की जंग जारी है। सत्ता की इस लड़ाई में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी कानून के कटघरे में घसीटने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट से पहले काउंटिंग वाली लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। टीएमसी ने काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति का विरोध किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने फैसले में कहा कि ये नियमों के खिलाफ नहीं है। दरअसल टीएमसी का कहना था कि नए केंद्रीय स्टाफ को स्थानीय भौगोलिक हालातों और इलाके की बारीकियों का पता नहीं होता, जिससे गलती की संभावना बढ़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में वोट काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं टीएमसी ने चुनाव के ठीक पहले और काउंटिंग से चंद दिन पहले नियमों में बदलाव को गलत बताते हुए अदालत का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ममता ने संविधान की धारा 324 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग स्वतंत्र चुनाव कराने की बजाय राज्य को दरकिनार कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही काम कर रहा है। काउंटिंग से पहले ये कानूनी हार ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। वहीं इस बीच बंगाल की धरती पर टीएमसी और बीजेपी के बीच गर्मागर्मी जारी है और दोनों पार्टियां चुनाव के बाद एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बंगाल में सियासत का मिडनाइट ड्रामा, तृणमूल वर्सेस बीजेपी, स्ट्रांग रूम पर जंग बाकी। मतदान के बाद भी जारी राजनीतिक घमासान। पश्चिम बंगाल में 4 मई को विधानसभा चुनाव की होने वाली मतगणना से 48 घंटे पहले बवाल मचा है। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के इलाके फाल्टा में जबरदस्त हंगामा है। यहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो हो गया है, पर चुनाव के बाद हिंसा जारी है। यहाँ पे हम मौजूद है, ये फौल्ता विधानसभा केंद्र के हसीम नगर इलाके है। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये जो पूरे गांव के लोग हैं ये सारे हसीम नगर में रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि ये इन लोगों के ऊपर वोट हो जाने के बाद से इनके घर घर पहुँच के इनको थ्रेट दिया जा रहा है। कुछ लोगों को मारा भी गया है और उनको काफ़ी तरह से एकदम थ्रेट किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें धमका रहे हैं। बवाल बढ़ता देख वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और बीजेपी यहां दोबारा चुनाव करने की मांग पर अड़ी है। मैंने वो शायद उसको लग रहा है कि हम बीजेपी को दिया है, इसलिए हम हमारे घर में जाकर थेट कर आए हैं। मेरे जो सासू माँ है उसको बोल कर आए हैं तृणमूल में ही देना चाहिए। लेकिन बहुत आदमी था, मैंने टीएमसी को गुंडा बाहिनी हमको बुलाया कि इसमें वोट दिया, हम बोला 3 नंबर में वोट दिया, इसलिए बहुत मार मारा है। यहाँ पूरा दिखाया है। ये पश्चिम बंगाल का वर्धमान इलाका है और इन तस्वीरों ने बंगाल में चल रही राजनीतिक रसाकशी की आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल वर्धमान में नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। रात में स्ट्रांग रूम की छत पर एक शख्स के देखे जाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वर्धमान के यूआईटी बिल्डिंग के स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी खराब करके इस तरह की साजिश रची गई। वहीं बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। उत्तर विधानसभार जो ईवीएम गुलो रखा है সেই बिल्डिंगের पास থেকে বিকট জোরে জোরে শব্দ আসছে। এখানে আমার মূলত সন্দেহজনক মনে হচ্ছে যে উত্তর বিধানসভার যে ইভিএমগুলো রাখা আছে তার পাশে কোনো কন্ট্রাকশন ভেঙে যে ইভিএম ঢোকাচ্ছে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। देर रात बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा चक्रवर्ती स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गए। इस बीच वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और जय बांग्ला के नारे लगे, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी टीएमसी के लोगों पर भड़क गए। নাটক চলছে, দেখছে মানুষ হারিয়ে দিয়েছে, এদেরকে ভোট দেয়নি। 15 বছর ধরে এই চোর তৃণমূল সাধারণ মানুষকে রাস্তায় বসিয়েছিল। এইবার মানুষ উল্টো খেলা খেলে দিয়েছে, এদেরকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपना सारा जोर लगा रखा है और बीजेपी के इसी आक्रामक तेवरों ने दीदी को भी डरा दिया है।
प्रचार से लेकर वोटिंग और अब काउंटिंग से पहले भी जिस तरह टीएमसी और बीजेपी के बीच टक्कर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश में 4 मई की तारीख को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी यानी भगवा और हरे की लड़ाई दोनों चरण के मतदान में दिखी और चुनाव बाद भी हरा और भगवा रंग खूब डिमांड में है। बंगाल में नतीजों से पहले जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अबीर गुलाल से बाजार सज चुके हैं। हरे और भगवा रंग के बीच टक्कर चल रही है कि नतीजों के बाद कौन ज्यादा उड़ेगा। देखिए बंगाल से राजनीति के रंग पर यह खास रिपोर्ट। चुनाव में जीत के बाद रंग गुलाल लगाने की परंपरा नई नहीं है। रंगों के साथ राजनीति में जीत की खुशी और भी बढ़ जाती है। अब एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें बंगाल से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब इंतजार 4 मई का हो रहा है, जिस दिन नतीजे आएंगे। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मगर पूरे देश की नजर इस बार पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि बंगाल का यह चुनाव ऐतिहासिक है। चाहे टीएमसी जीत का चौका लगाए या फिर पहली बार बीजेपी की सरकार बने। बंगाल में मुद्दों की लड़ाई के बाद अब सियासी रंग की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बाजार अबीर और गुलाल से सज चुके हैं। बाजार में हर पार्टी का चुनावी रंग मौजूद है। टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वो भी प्रचंड जीत के साथ। लिहाजा जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल इस बार किस सियासी रंग में रंगेगा, ये तो 4 मई के नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन राजनीतिक पंडित तो टीएमसी और बीजेपी में कांटे की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक रंगों का बाजार भी कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि भगवा वर्सेस हरा की लड़ाई में बंगाल किस रंग में रंगेगा। रंगों के बाजार में इस बार टक्कर हरे और भगवा के बीच साफ देखी जा रही है। वर्धमान समेत तमाम जिलों में इस वक्त इन दोनों रंगों की सबसे ज्यादा डिमांड है। 4 तारीख রেজাল্ট আউট হবে, তারপরে আমাদের বিক্রিবাটা আরম্ভ হবে। আমরা সবই রেখেছি, সবুজও আছে, অরেঞ্জও আছে। সবুজ আর অরেঞ্জ অর্ডার আছে, অল্প অল্প অর্ডার দিয়ে গেছে। हालांकि कुछ दुकानदारों की माने तो कांटे की टक्कर में टीएमसी का हरा रंग ज्यादा गहरा नजर आ रहा है। এখন বেশি চাহিদা, সবুজের চাহিদাটা বেশি। আগের বছর থেকে এবছর চাহিদা একটু বেশি চলছে। वैसे तो बाजार में लाल रंग भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह से लेफ्ट 15 साल से सत्ता से बाहर है, वैसे ही बाजार में लाल रंग भी फीका नजर आ रहा है, क्योंकि इस रंग के बारे में कोई पूछने भी नहीं आ रहा। 4 তারিখ রেজাল্ট আউট হবে, তারপরে আমাদের বিক্রিবাটা আরম্ভ হবে। আমরা সবই রেখেছি, সবুজও আছে, অরেঞ্জও আছে। না না, লাল কেউ এখন পুছেনি। লাল আবির আছে, কিন্তু লাল আবির কেউ এখনো চাইনি। সবুজ আর অরেঞ্জ অর্ডার আছে, অল্প অল্প অর্ডার দিয়ে গেছে। बंगाल में 2 दिन बाद होली फिर से मनेगी, लेकिन कौन सा रंग उड़ता नजर आएगा और कौन सा रंग धरा का धरा रह जाएगा, ये तो नतीजों के बाद ही साफ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां बीती रात बड़ा हंगामा हो गया, पत्थर चले और मारपीट भी हुई, जिसका आरोप लगा इलाके की मुस्लिम आबादी पर। आरोप है यह बवाल हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा के दौरान शुरू हुआ, जिसमें जय माता दी के नारे लगाने पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पत्थर मारे गए, जिसमें कई लोग घायल हुए। और अब इस मामले में बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। क्या है पूरी खबर, आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। पथराव हो रहा था, ये जरूर बता। जोत के ऊपर थूका गया है, जब जाकर लड़ाई फैल के नारे निकालने हैं, बोलने हैं, नारे क्यों निकाल रहे हो? माता के जयकारे, भाईजान ने पत्थर मारे। पत्थर थे और बट्टे थे। बुलडोजर चाहिए इनके ऊपर, बुलडोजर एक्शन चाहिए। जहां से बरसा पत्थर, वहां चलेगा बुलडोजर। यूपी के गाजियाबाद में बीती रात जो नफरती पत्थरबाजी हुई, उसके बाद अब हिंदू पक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पत्थर का जवाब बुलडोजर से देने की बात कह रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं बुलडोजर हो या मिल गई ने थोड़ा वो मिलना चाहिए,
जो भाई इन्हों के साथ इन्हों की चोट वोट लगी है, ये परेशान, मतलब ये आए 9 दिन में, इन्होंने लड़ाई करने का क्या मतलब था। मैं इन्हों के साथ जो हाथापाई हुई है, जो बदतमीजी करी है, बहुत गलत है। मैं इन्हें इंसाफ चाहिए, बिल्डोजर चाहिए इनके ऊपर, बुलडोजर एक्शन चाहिए जी। मतलब क्या पूरा टूटना चाहिए, एक देवाली बिल्डिंग, एक वो वाली 3 बिल्डिंग है, तीनों बिल्डिंगों में से ईंटें बरसी है। दरअसल ये गुस्सा इसलिए भड़का है क्योंकि बीती रात गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में तीर्थ यात्रा से लौट रहे हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए। देवी मंदिर से आते लोगों पर हमला हुआ। आरोप है कि माता की ज्योति पर थूका गया और विरोध करने पर महिला श्रद्धालुओं के साथ मारपीट भी की गई। कि यहाँ से काटा है, उसके लड़की के सिर में 25 टाके आए हुए हैं। अच्छा। हॉस्पिटल में है। पत्थरबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें कल शाम की हैं। कुछ लोग नौदेवी के दर्शन कर लौट रहे थे। लोग जय माता दी के नारे लगा रहे थे। आरोप है कि पड़ोस के मुस्लिम परिवारों ने इस पर आपत्ति जताई। आरोप तो ये भी है कि माता की ज्योति पर थूका गया, जिसके बाद हंगामा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। जोत के ऊपर थूका गया, थूकने के ऊपर लड़ाई फैली है। जोत के ऊपर थूका गया? हाँ, तालियां बजा रहे थे, जोत के ऊपर थूका गया है, जब जाकर लड़ाई फैली है। ऊपर से इन्होंने पथराव कराया तो मेरे कुछ लगा है। आपको चोट लगी? चोट लगी है। ये चोट के निशान आप देख सकते हैं यहाँ पर, चोट क्यों इनको लगा है? नौ देवी माँ से, ठाकुर द्वारा मंदिर से, और नौ देवी माँ से आ रहे थे, देवी मंदिर पे से, देवी मंदिर से घर जा रहे थे लेके जाए यात्राओं को, तो जब तक यूँ हमला हुआ है यहाँ पे। जी मीडिया की टीम भी जब मौके पर पहुंची तो दूर दूर तक पत्थर नजर आए। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जगह जगह हालांकि यहाँ से पत्थर के टुकड़े हटा दिए गए हैं, लेकिन चारों तरफ अभी भी ईंट के रोड़े यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे साफ सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बवाल हुआ है। यहाँ पर कल जमकर पथराव यहाँ पर हुआ है। और आपको हर एक जगह का आपको दिखा देता हूँ कि एक दूसरी जगह भी यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ पर भी पत्थर और ईंट की रोड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर की भी दिखा दें कि ये चारों तरफ यहाँ पर जिस तरीके का पथराव हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है, इस पे लेकर के, और कल जब जोत लेकर के जा रहे थे उनके ऊपर पथराव, कहा जा रहा है कि पथराव यहाँ किया गया है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि पथराव की वजह से कई लोग घायल हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने पथराव और ज्योति यात्रा की बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद कैमरे के सामने ही दोनों पक्ष भिड़ गए। झूठ है ये सब बात, सब झूठ है, ये सब झूठ है। कोई कैसे इतने लोग घायल कैसे हो गए? कहाँ है ये? तो यहाँ के इन्होंने पथराव करा करके। किसने पथराव किया? इन्होंने। पूजा का कोई चक्कर ही नहीं है। पत्थर तो कहीं चले ही नहीं है। तो आपके फुटेज में सब दिख रहा होगा। फुटेज क्यों नहीं देते आप अपने यहाँ की? फुटेज दे दो अपने यहाँ की ना, फुटेज दे दो ना, फिर आप कोऑपरेट कर नहीं रहे हो और ऊपर से कह रहे हो तो किसी को भी दो ना, दे दो। नहीं, किसी को भी नहीं दिया आपने, अधिकारियों को दो। हिंदू पक्ष का आरोप है कि पहले भी कई बार मुस्लिम आबादी एकजुट होकर आक्रामक हो चुकी है, जिससे इलाके के हिंदुओं में डर का माहौल है। कल्पित है ना, और उसके बाद सब सपोर्ट करते हैं मिलके इकट्ठे। कोई किसी के अगेंस्ट ना, चलो मानो मेरा पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी, गलत तो गलत के साथ होना चाहिए ना, है, मगर उसके बाद भी सब सपोर्ट, सारा पूरा एरिया खाली। ये नहीं कि उनको पकड़वाएं या कुछ करें, कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं। ये तो इंसान डर के जी रहा है। यहाँ पे डर का माहौल है ना, हम अपने डर का माहौल है, डर का ही तो माहौल है। मगर इस बार जिस तरह धार्मिक यात्रा के बीच पथराव और हमला किया गया, उससे पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या फिर दोबारा हिंसा होने से रोका जा सके। साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया तथा कुछ व्यक्ति जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी तक इस प्रकरण में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर सामान्य रूप से शांति बनी हुई है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मगर सवाल है कि क्या ये मामला आपसी विवाद का था और इसे जानबूझकर मजहबी रंग दिया जा रहा है। फिलहाल इसकी जांच जारी है। राहुल मिश्रा, गाजियाबाद, जी मीडिया। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली का, जहां 2 दिन से बुलडोजर जबरदस्त एक्शन मोड में है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 से ज्यादा दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं और जैसे ही अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद के आगे योगी का बाहुबली पहुंचा तो भाईजान खौफ में आ गए। बुलडोजर कार्रवाई के डर से खुद ही मस्जिद का अवैध हिस्सा और मरीज तोड़ने लगे।
मस्जिद के नीचे बुलडोजर। जो अतिक्रमण मस्जिद की तरफ से किया गया था उसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और आप देखिए कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और अभी मलबा हटाया जा रहा है। मस्जिद के ऊपर हथौड़ा। खुद ही बुलडोजर के डर से इस पूरे अतिक्रमण को यहाँ से हथौड़ा कार्रवाई के जरिए हटाया जा रहा है। मीनार बचाने में जुटे मियां भाई। इन नाम को नोटिस दी गई, नाम से कहा गया, एक बैग एसडीएम साहब आए और कहें कि 2 दिन का मौका लीजिए, छोड़ दीजिए। यूपी में अतिक्रमण का इलाज है बुलडोजर, और जब 1500 किलो का पहलवान मोर्चा संभालता है तो बड़े बड़े अतिक्रमणकारी खौफ में आ जाते हैं। खौफ ऐसा कि खुद ही हथौड़ा चलाने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीर है चंदौली के मुगलसराय बाजार के जामा मस्जिद इलाके की। यहाँ मियाँ भाई ने सड़क पर कब्जा कर अवैध मस्जिद और मीनार खड़ी कर दी, लेकिन जब बुलडोजर गरजा तो मस्जिद की मीनार को बचाने के लिए खुद ही हथौड़ा चलाने लगे। एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई हथौड़े से मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने लगे। एक हिस्से में हथौड़ा चल रहा है तो दूसरे हिस्से में ड्रिल मशीन। खौफ इस बात का है कि अगर अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो गया तो बुलडोजर अवैध मस्जिद को जमींदोज कर देगा। चंदौली के मुगलसराय में जीटी रोड चौड़ाईकरण के जद में आप देखिए कि 50 मकानों के साथ एक मस्जिद भी आ गई है, जिसमें अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और उससे पहले अगर बात करें तो खुद हथौड़ा चलाकर इसको तोड़ा जा रहा है। जामा मस्जिद के बाहर और ऊपर ही तोड़फोड़ नहीं हो रही, बल्कि मस्जिद के अंदर का अवैध हिस्सा भी हटाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने अवैध हिस्से हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी थी, जिसमें 3 दिन बीत गए। पहले बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई, उसके बाद कहा गया कि खुद ही तोड़ना पड़ेगा। तो अब हथौड़े से आप देखिए कि इन छोटे छोटे हथौड़ों के जरिए ये मस्जिद की जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। दरअसल मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन है। अब तक 50 से ज्यादा दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी शामिल था। प्रशासन ने पहले ही चौड़ीकरण की जद में आने वाली दुकानों, मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी का आरोप है कि पहले नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि अतिक्रमण की बात जरूर कबूल रहे हैं। नोटिस दी गई, नाम से कहा गया, एक बैग एसडीएम साहब आए और कहें कि 2 दिन का मौका लीजिए, छोड़ दीजिए, जो है कि सरासर गलत है, जांचती है, टाइम देते हैं हमको। ठीक है, हम उनका सहयोग करते हैं कि तोड़ने के लिए है, उनको अवैध लग रहा, जो भी सरकार का काम उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, उससे वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर जो है हमको मौका मिलना चाहिए। बुलडोजर एक्शन से पूरे बाजार में हड़कंप मचा। इस दौरान कोई बवाल ना हो, इसके लिए पुलिस फोर्स भी तैनात है। चंदौली से अजय पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सड़क पर, मस्जिद पर आने वाले बुलडोजर पर कार्रवाई तो आपने देख ली। अब आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की एक और खबर दिखाते हैं। अगर यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ी तो भी कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी में वैसे तो पिछले 6 सालों से सड़क पर नमाज पर पाबंदी है और हर साल ऑर्डर जारी कर यूपी सरकार ये याद भी दिलाती रहती है, जिसके बाद अक्सर योगी सरकार पर नमाजियों को रोकने के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अब उनको जवाब खुद हाईकोर्ट ने दिया है। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। योगी ये कई बार कह चुके हैं, कई बार ऑर्डर दे चुके हैं कि सड़कों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, और अब योगी के इसी मॉडल पर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी। कह दिया कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होने वाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर जो टिप्पणी दी, उससे एक तरीके की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल एक पक्ष नमाज पढ़ने के लिए नहीं कर सकता। साथ ही कहा कि मजहबी स्वतंत्रता का अधिकार अन्य पक्ष की स्वतंत्रता पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा ये भी साफ कर दिया गया कि अगर परंपरा से विपरीत कुछ किया जाता है तो राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है। दरअसल संभल के कौना में आबादी की जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर ऑपरेशन कालनेमी शुरू होने वाला है।
इस बार धामी फोर्स के टारगेट पर चारधाम यात्रा में आने वाले वो पाखंडी हैं जो साधुओं के भेष में आकर सनातन को बदनाम करते हैं, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन इस बार धामी के धुरंधर इन पाखंडियों के इलाज के लिए तैयार हैं। अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां सनातनियों की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चल रही है। हर साल चारधाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन इस भीड़ के बीच छिपे कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो भेष तो साधु का रखते हैं, मगर काम करते हैं ठगी, अपराध और आस्था से खिलवाड़ का। यानी भगवाधारी के भेष में कालनेमी, जिनका काम साधु संतों का चोला ओढ़कर पाप का कारोबार करना होता है। ये यात्रा मार्गों पर डेरा डालकर भोले भाले श्रद्धालुओं को टारगेट करते हैं। कभी चमत्कार का झांसा तो कभी दान पुण्य के नाम पर ठगी करते हैं। इन्हीं सनातन विरोधियों और फर्जी बाबाओं पर लगाम लगाने के लिए धामी सरकार का ऑपरेशन कालनेमी एक बार फिर एक्टिव हो गया है, ताकि किसी सनातनी की आस्था को ठेस न पहुंचे और धर्म के नाम पर ठगी का कारोबार न चले। ऑपरेशन कालनेमी देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। यह अभियान उन ढोंगियों के खिलाफ है जो साधु बनकर लोगों को ठगते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। ऋषिकेश में दिखाना चाहूँगा, चारधाम यात्रा का दौर चल रहा है और यहाँ पर लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, ताकि किसी तरीके का जो कोई कालनेमी या किसी तरीके का इसमें भेष में, जो श्रद्धालुओं के भेष में कोई ठग, कोई टप्पेबाज गिरोह इसमें सक्रिय न हो जाए। पिछले साल भी धामी सरकार का ऑपरेशन कालनेमी खूब चर्चा में रहा था। 2025 में 511 कालनेमी पकड़े गए थे, जिनमें 19 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे, जो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में अवैध तरीके से रह रहे थे। अब चारधाम यात्रा मार्गों पर भी ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, क्योंकि धामी सरकार का मैसेज क्लियर है, सनातन का अपमान और धर्म की आड़ में अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी नेवी के कमांडर ने कहा है कि हथियार दुश्मनों के करीब है और इसका इतना खतरनाक है कि ट्रंप को हार्ट अटैक आ सकता है। आखिर ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार है जिसके दम पर ईरान समुद्र में युद्धपोत को तबाह करने की धमकी दे रहा है? देखिए इस वॉर रिपोर्ट में। ईरान का सीक्रेट हथियार देखकर ट्रंप को अटैक आ गया। आखिर ईरान के पास वो कौन सा सीक्रेट हथियार है जिसके दम पर ईरान अभी भी अमेरिका और इजराइल को धमकियां दे रहा है? ये तो सच है कि ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं, लेकिन वो कौन सा सीक्रेट हथियार है जिसे देखकर ट्रंप को हार्ट अटैक आ गया? ईरान के कमांडर ने जो धमकी दी है उससे तो यही लगता है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान के नेवी कमांडर शहराम ने धमकी दी है कि ईरान जल्द ऐसे हथियार से दुश्मन को चौंकाएगा जिससे वो बहुत डरे हुए हैं। इससे दुश्मन को हार्ट अटैक तक आ सकता है। दुश्मन को लगता है कि वो अपने मकसद को पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ईरान की इस धमकी के बाद चर्चा है कि आखिर वो कौन सा हथियार है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान का ये नया सीक्रेट हथियार हूट सुपर टॉर्पीडो हो सकता है, जो किसी भी युद्धपोत को पलक झपकते ही डुबो देता है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान शायद हूट रॉकेट टॉर्पीडो की ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान ने जिस तरह की ताकत और भरोसे की बात की है, उससे लगता है कि यह हूट हो सकता है। समुद्र के इस खतरनाक हथियार का पहला गुप्त परीक्षण 2006 में किया गया था। ईरान ने 20 साल पहले हूट का टेस्ट कर लिया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी गुप्त रखी हुई है। इसकी रफ्तार इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज चलता है कि दुश्मन के बचाव तंत्र को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिल पाता। यह समुद्र का सबसे बेहतर हथियार है। कई ईरानी एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह दुनिया के सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक है। रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो मौजूद है। रूस का अपना संस्करण VA-111 श्वाकाल है, जिसे 1990 के दशक में सेना में शामिल कर लिया गया था। सुपर टॉर्पीडो बाकी टॉर्पीडो से ज्यादा मारक होते हैं।
पारंपरिक टॉर्पीडो पानी के नीचे चलने वाली गाइडेड मिसाइलों की तरह होते हैं। उनकी गति 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। ईरान का दावा है कि उसका हूट पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंच सकता है। हूट 20 किलो वजन वाला वॉरहेड ले जा सकता है। ईरान की अपने टॉर्पीडो की रफ्तार को लेकर दावा सच है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बुरा सपना होगा। सुपर टॉर्पीडो किसी आम हथियार की तरह पानी को चीरकर आगे बढ़ने की बजाय अपने चारों तरफ एक गैस का बुलबुला बनाकर समुद्र को एक हाई स्पीड रनवे में बदल देता है। हालांकि हूट अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है क्योंकि इसे किसी युद्ध में नहीं आजमाया गया है। इस सुपर टॉर्पीडो के साथ दिक्कत यह है कि इनकी गति तेज है। इनसे होने वाले शोर और बुलबुलों की वजह से सोनार में आने वाली रुकावटों के कारण इन्हें सटीक रूप से नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन क्या अब हॉर्मुज में अमेरिका को खतरा बढ़ गया है? एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान के लिए हूट सुपर टॉर्पीडो लॉन्च करने का सटीक स्थान संकरा समुद्री गलियारा हॉर्मुज स्ट्रेट है। अमेरिकी कैरियर अब तक हॉर्मुज से दूर रहे हैं और सुरक्षित दूरी से काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ईरान से हमले का खतरा है। ईरान का हूट से अमेरिका जहाज तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसा कोई भी सफल हमला एक बड़े चमत्कार की तरह होगा। हूट टॉर्पीडो अगर अमेरिकी कैरियर से टकरा जाता है तो यह तय है कि इससे अमेरिकी नेवी को काफी नुकसान हो सकता है। बहरहाल इसकी संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन जिस तरह ईरान ने जंग में अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है उसके बाद कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान, जहां हुक्मरान दिखावे में जुटे हैं और आवाम त्राही त्राही कर रही है। ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो पाकिस्तानियों का पीछा छोड़ने को तैयार हो। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, आतंक की मार से परेशान पाकिस्तानियों को पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ साथ पानी भी रुलाने में, और पानी के लिए तड़पती आवाम की सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान में पानी को भी सियासतदानों ने साजिश का हथियार बना लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए हाहाकार, एक एक बूंद पेट्रोल के लिए लगी लंबी कतार। हाथ फैलाकर लाइन में लगना पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल बन चुका है। शहबाज और मुनीर की घटिया जोड़ी दुनिया भर में हाथ फैलाकर खड़ी रहती है तो पाकिस्तान की आवाम अपने ही मुल्क में कभी पेट्रोल, कभी पानी, तो कभी गैस और कभी बिजली के लिए भीख मांगती फिर रही है। पेट्रोल डीजल की मार से कराह रहे पाकिस्तान में अब पानी के लिए हाहाकार मचा है। मसला कराची का है, जहां पिछले एक हफ्ते से लाखों लोग एक बाल्टी पानी के जुगाड़ में ही अपना दिन निकाल रहे हैं। बताया तो ये गया है कि कराची वाटर सीवेज कॉर्पोरेशन यानी KWSC को नई पाइपलाइन बिछानी थी और इसके लिए कराची के सबसे अहम धाबेज पंपिंग स्टेशन के पास एक अहम लाइन को बंद कर दिया गया। लेकिन 21 अप्रैल से शुरू हुआ पाइप बिछाने का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है और बढ़ती गर्मी के साथ कराची में रोजाना 250 मिलियन गैलन पानी की कमी हो गई है। अब सवाल है कि आखिर गर्मी आने से पहले इस काम को पूरा क्यों नहीं किया गया और नई पाइपलाइन डालने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? तो इसके पीछे साजिश है सरकार और टैंकर माफिया की मिली भगत। पानी तो पानी, पाकिस्तान में गैस और बिजली के लिए भी पब्लिक मारी मारी फिर रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग पॉलिथीन के बड़े बड़े गुब्बारों में अपनी जान दांव पर लगाकर एक वक्त का खाना पकाने के लिए गैस का जुगाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाजार में गैस से भरे ऐसे गुब्बारे खूब बिक रहे हैं। ये एक गुब्बारा करीब 1000 से 1500 रुपए में मिल रहा है। इन खतरनाक गुब्बारों को लोग मजबूरी में खरीद भी रहे हैं और अपनी किस्मत को कोस भी रहे हैं। यानी आतंकिस्तान की पहचान वाला कंगाल पाकिस्तान अब एक खौफिस्तान बन चुका है, जहां आवाम के अंदर भूख से मरने का खौफ है, प्यास से मरने का खौफ है, बीमारी से मरने का खौफ है। पाकिस्तान को लगता है कि दुनिया से मिल रही भीख उसकी हालत सुधार देगी। कर्ज लेकर घी पीने वाला पाकिस्तान अपने मुल्क की हालत को सुधारेगा कैसे? इसका जवाब बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के पास भी नहीं। और इस वक्त दुनिया की नजर एक नए मिलिट्री टकराव पर है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर टूटने की कगार पर है और खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के युद्ध क्षेत्र में अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल तैनात करने वाला है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ अमेरिका का डिफेंस शो होगा या फिर वाकई आने वाले तूफान की आहट है? देखिए इस रिपोर्ट में। यह है डार्क ईगल। स्पीड इतनी कि डिफेंस सिस्टम सोचता रह जाए, रेंज इतनी कि नक्शे छोटे पड़ जाएं, और स्ट्राइक इतनी सटीक कि एक झटका और सब खत्म।
दुनिया तो बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका और ईरान एक और नए फेस ऑफ के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कल सेंटकॉम कमांडर से मुलाकात की, 45 मिनट तक मीटिंग की और अमेरिकी मीडिया ने यह सार निकाला कि इस मीटिंग में ट्रंप ने अपने कमांडर से ईरान पर दोबारा हमले के विकल्पों पर बात की है। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि ट्रंप इस बार ईरान पर अपने सबसे खतरनाक वेपन में से एक डार्क ईगल का इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि ट्रंप से भी जब युद्ध दोबारा शुरू करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इतिहास में पहली बार अमेरिका किसी युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने जा रहा है। नाम है डार्क ईगल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम की तैनाती के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। इन मिसाइलों की स्पीड आवाज से 5 गुना ज्यादा है। डार्क ईगल मिसाइलें 2700 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं, यानी अरब सागर और ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाज इन मिसाइलों से ईरान पर हमला कर सकते हैं। स्पीड की रेस हो या दुनिया की डेथ डिलीवरी की रेस, डार्क ईगल अमेरिका की इस रेस का वो घोड़ा है जो उसे युद्ध में 4 कदम आगे रख सकता है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये है मैक 5 से ऊपर उड़ने वाला स्टील का शिकार करने वाला बाज, जिसकी नजर से बचना ईरान के किसी भी हाईटेक ड्रोन के लिए आसान नहीं होता। इधर ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के उपाध्यक्ष अलाउद्दीन बोरोजर्दी ने कहा कि हमने अभी तक अपने नए पत्ते नहीं खोले हैं, यानी डार्क ईगल का सामना करने के लिए ईरान की भी तैयारी पूरी है, लेकिन बस अब तक तेहरान ने इसे जगजाहिर नहीं किया है। एक तरफ अमेरिका का डार्क ईगल है तो दूसरी तरफ है ईरान का अर्श। ये कोई एक हथियार नहीं, ये सिस्टम ऑफ अटैक है। उड़ता है और वापस नहीं आता, टारगेट को ढूंढता है और खुद को खत्म कर देता है। जितना सस्ता है उतना ही खतरनाक।